बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सोसाइटी इन इंडिया, भारत में समाज या भारतीय समाज से संबंधित जो आपके सामने पेपर होने वाला है उसके बारे में अपन विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आपके सामने। ये पूरा वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसमें आपके सामने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड और तीन यूनिट है आपके सामने। यूनिट 4 भी होती है काफी जो यूनिवर्सिटी में, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 यूनिट है, तो तीनों यूनिट में आपके सामने पूरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसमें साथ के साथ अगर आपकी यूनिट 4 है तो इसी में से आएगा, यूनिट 4 इसी में से कवर हो जाएगी आपकी। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। आपको ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और अन्य वीडियो वो आपके सामने हम जो डिस्क्रिप्शन का लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट में, वहां पर देखने को मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलो शुरू करते हैं अपन क्लास को। पहला प्रश्न है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। भारतीय समाज है उसकी प्रमुख क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। चलो, भारतीय समाज एक आपके सामने प्राचीन, बहुस्तरीय व विविधपूर्ण समाज है। भारतीय समाज में आपको ज्यादा एक बार ना एकदम प्रैक्टिकल होके सोचिए आप। भारतीय समाज कौन सा है? जहां पर आप रहते हो। आप अपने पास आसपास के समाज के 1 मिनट के लिए दृष्टि को दौड़ाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आसपास के समाज को सोचने का प्रयास कीजिए। आपके आसपास के समाज में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के आपके सामने व्यक्तित्व के गुण वाले व्यक्ति रहते हैं, अलग अलग। आप एक गांव के हो तो भाषा एक समान हो सकती है आपके सामने, लेकिन उसमें भी हो सकता है काफी लोग आपके दूसरे गांव से आपके गांव में आकर बस गए हैं, आपके शहर में आके बस गए हैं, तो उनकी भाषा में भी आपको अंतर मिलेगा। ठीक है, पहनावे में भी आपको विविधता देखने को मिलती है। तो भारतीय समाज को अगर अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं आपके सामने, अब एक बहुत छोटा दायरा है, आपके गांव का एक छोटा सा दायरा है, आपका शहर का एक छोटा दायरा है, उसमें इतने प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो आप सोचिए भारत कितना बड़ा देश है, उसमें कितनी विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो यही है भारतीय समाज है, वो एक बहुत ही प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ा हो। उसका हड़प्पा सभ्यता से लेकर वैदिक सभ्यता से आपके सामने जो महाजनपदों की सभ्यता, महाजनपदों से बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम आक्रांताएं भारत में आए, फिर आपके सामने अंग्रेजी सभ्यताएं। इतनी सब चीजों के बावजूद आज हम भारतीय विरासत है वो जो कि त्यों खड़ी हुई है, उसमें इसीलिए इतनी ज्यादा विविधताएं देखने को मिलती हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो पहली प्रमुख विशेषता है धार्मिकता। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें इतने ज्यादा धर्म है वो देखने को मिलते हैं। ना सिर्फ धर्म देखने को मिलते हैं, बल्कि हमने कितने धर्मों का तो निर्माण किया है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई सिख धर्म, 3 धर्म ऐसे हैं जो आपके सामने हमारे भारतीय हिंदू सभ्यता से निकलकर इनका निर्माण हुआ। समझ में आ गया? ये तो निर्माण हुए हमारी सभ्यताओं से। उसके अलावा भारत में हर प्रकार का धर्म पाया जाता है। हिंदू धर्म, मुस्लिम, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, जो बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और भी आपके सामने अन्य प्रकार के जो धर्म है वो पाए जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हमारी मूल सभ्यता के इतने ज्यादा धर्म पाए जाते हैं। और देशों में पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर लोग क्या करें, इमिग्रेंट है, मतलब दूसरे देश से आकर वहां पर बस गए, इसीलिए उनके धर्म। हमारे तो खुद के इतने धर्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? तो पहली विविधता क्या? धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। अगला पॉइंट क्या? परिवार केंद्रित जीवन। हमारे यहाँ का जीवन कैसे देखने को मिलता है? परिवार केंद्रित जीवन देखने को मिलता है, जहां पर आपके सामने एक परिवार होता है। परिवार जहां पर क्या होता है, बच्चे और माता पिता एक साथ रहते हैं, उनके उनके जो शादी हो जाती है वो भी उसके बाद में वहीं पर रहते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? जिसको अपन ज्वाइंट फैमिली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त परिवार या ज्वाइंट फैमिली के नाम से जाना जाता है। पहले के समय तो आपके सामने 3 से 4 परिवार है एक जगह पर रह जाते थे, लेकिन वक्त बदलता चला गया। कम से कम 1 से 2 परिवार अभी भी भारतीय सभ्यता में एक जगह रहते हैं, जहां पर बचपन में माता पिता है वो अपने बच्चों की देखरेख करते हैं और फिर बुढ़ापे में वो उन माता पिताओं की उम्र दराज होने के बाद में उन माता पिताओं की देखरेख कौन करते हैं? बच्चे करते हैं। तो हमारे यहाँ पर आपके सामने कैसी सभ्यता देखने को मिलती है? परिवार केंद्रित सभ्यता देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने जाति व्यवस्था। भारत में सबसे ज्यादा आपके सामने जो व्यवस्था है वो कौन सी है? जाति व्यवस्था एक मुख्यतः देखने को मिलती है। जाति व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जहां पर
धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी जातियां, छोटे छोटे वर्गों का निर्माण हुआ। उन छोटे छोटे वर्गों ने आपके सामने क्या किया, देश पर शासन भी किया। उन छोटे छोटे वर्गों से आपके सामने, उन पर उन जातियों ने आपके सामने क्या है, प्रभाव प्रभुत्व भी देखने को मिलता है। प्रमुखतः आपके सामने चार जातियां देखने को मिलती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके अंदर भी उप जातियां देखने को मिलती हैं। तो भारत में जातिवाद भी देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है सामूहिकता। सामूहिकता क्या होती है, आपके सामने अलग अलग वर्ग है। सामूहिकता आपके सामने धर्म के हिसाब से हो सकती है, आप किसी एक धर्म के व्यक्ति हो, आप उसके हिसाब से आपने समूह बना रखा है। जाति के आधार पे आपके सामने सामूहिकता देखने को मिल सकती है। आपके सामने भारत में आपके सामने भाषा के आधार पे सामूहिकता देखने को मिल सकती है। भाई हम तो मराठी हैं, हम तो महाराष्ट्री बोलते हैं, हम राजस्थानी बोलते हैं, हम हरियाणवी बोलते हैं, एक जगह हो जाएंगे। समझ में आ गया ना। आप बाहर गए और जैसे आपने आपके सामने अलग अलग भाषाएं दिखाई दी, आप इकट्ठे हो गए। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से। फिर आपके सामने आप हो सकते हो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे हो सकते हो, लिंग के आधार पे। पुरुष हैं उनका समूह बन गया, महिला है उनका पुरुष समूह बन गया। तो सामूहिकता भी भारत में देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है सहिष्णुता। सहिष्णुता क्या है, इतनी विविधता के बावजूद भारत में सभी लोग क्या रहते हैं, एकजुट रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। हमारी सभ्यता में विविधता में एकता देखने को मिलती है। सभी लोगों की वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रहेंगे एक जगह ही आपके साथ। अगला है जो परंपराओं एवं आधुनिकता का समन्वय देखने को मिलता है। भारतीय समाज में क्या देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार की परंपराएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जो अलग अलग प्रकार की जो परंपराएं होती हैं उसमें आधुनिकता का भी जुड़ाव होता है। समझ में आ गया। हमने क्या, भारत पे अंग्रेजी, सबसे पहले इस्लाम धर्म के जो लोग आए उन्होंने भारत पे आक्रमण किया। फिर विदेशी आक्रांताएं आए, आपके सामने संघ आए, जो कण्व आए, इन्होंने भारत में, जो चाइना के जो राजवंश थे उन्होंने भारत पे आक्रमण किया, वो भारत के होकर रह गए। फिर आपके सामने मुगल सभ्यता, मुगल आए, वो भारत के होकर रह गए। अंग्रेज आए, वो आपके सामने अपनी सभ्यता छोड़ते चले गए। जैसे जैसे भारतीय सभ्यताओं में लोग आए, उन्होंने भारत पे राज किया, उन्होंने अपनी परंपराओं को छोड़ा, हमने सहजता से स्वीकार कर लिया। हमने अपनी पारंपरिक सभ्यताएं आज भी बनी हुई है, आधुनिकता, विज्ञान और तकनीक की बात हम भी करते हैं। तो भारत में परंपरा और आधुनिकता का सबसे अच्छा समन्वय भी देखने को मिलता है। हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की आपके सामने भाषाएं, धर्म, रीति रिवाज व संस्कृतियां होने के बावजूद सामाजिक एकता विद्यमान है। हम जिस देश में रहते हैं भारत में, वहां अलग अलग भाषा के लोग देखते हैं, हरियाणा, पंजाबी, हर राज्य की एक अपनी भाषा है। और यहाँ तक कि राजस्थान जैसे राज्यों में तो हर क्षेत्र वाइज एक भाषा देखने को मिलती है। हरियाणा में चले जाओ, यूपी में चले जाओ, जिस क्षेत्र में जाओगे वहां की एक अलग भाषा देखने को मिलती है। राजस्थान जैसे राज्यों के लिए तो एक विशेष बात कही जाती है कि पग पग पे पानी पानी बदला, पग पग पे बदला भाषा। समझ में आ गया। तो गांव गांव से आपके सामने भाषा व पानी बदलती हुई दिखाई देती है। हमारी रीति रिवाजों की विशेषता देखने को मिलती है और हमारी संस्कृति में इतनी विविधता होने के बावजूद हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और आपके सामने राजनीतिक रूप से, जब विदेशी ताकतों की बात आती है जो हम पे आक्रमण करती हैं, हम पे दबाव डालने का प्रयास करती हैं, तो हम एक जगह एकजुट दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए अभी बालाकोट पे जो हमला हुआ और हमारे द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, सारा भारत एक जगह एकजुट खड़ा था। समझ में आ गया। तो इतनी विविधताओं के बावजूद हमारा पूरा देश, भारत देश क्या है, एक जगह खड़ा रहता है। भारतीय समाज में ग्रामीण जीवन का प्रभुत्व व संयुक्त परिवार की परंपरा देखने को मिलती है। भारत जो समाज है वहां पे ग्रामीण जीवन का प्रभुत्व है, मतलब वहां पे ग्रामीण जीवन है उसका सबसे ज्यादा महत्व देखने को मिलता है। संयुक्त परिवार की परंपरा भी देखने को मिलती है, जहां पर सारा का सारा परिवार है वो एक जगह रहता है। आज भी भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या कहां पर रहती है, गांव में रहती है। साथ के साथ सामूहिक निर्णय लेने की प्रवृत्ति भी भारत में दिखाई देती है। और क्या देती है कि हमारे भारत देश में भाई ये होता है कि अगर हमारे दादाजी ने कोई कह दिया तो बात कह दी, आपके सामने बेटे और पोतों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सामने बोल जाए। तो हमारे सामूहिक निर्णय लेने की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। बदलते समय के साथ हमने आधुनिक शिक्षा को अपनाया है, औद्योगिकरण व लोकतंत्र के प्रभाव को अपनाया है, चीजों में परिवर्तन आए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी सभ्यता व संस्कृति क्या है, एकजुट बनी हुई है। तो यह था आपके सामने भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अपन विस्तृत रूप से अपन ने अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से, मैंने एक एक चीज को बहुत डिटेल से समझाया, उदाहरणों के साथ हर चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले वाला पॉइंट है भारत की विविधता में एकता, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी की व्याख्या कीजिए कि विविधता में एकता क्या होती है, इसके ऊपर विस्तार से बात करनी है आपको। भारत जैसे देश में आपके सामने जहां पे अलग अलग प्रकार की भौगोलिक इकाई देखने को मिलती है,
आप भारत में भौगोलिक दृष्टिकोणों में भी कितना अंतर है। कश्मीर में चले जाओ, बर्फ पड़ती हुई दिखाई देगी। उसी समय राजस्थान के कुछ ऐसे इलाके होंगे जहां का दिन का तापमान आपको 20 से 30 डिग्री देखने को मिलता है। समझ में आ गया। जहां जम्मू कश्मीर में आपके सामने कड़ाके की ठंड देखने को मिलती है, वहां राजस्थान में आपके सामने क्या देखने को मिलता है, बिल्कुल सुदूर रेगिस्तानी इलाका देखने को मिलता है। वहीं नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो वहां पर आपके सामने घने जंगल देखने को मिलते हैं। आप थोड़ा आगे बढ़ते हो, आपके सामने उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे आपको तटीय क्षेत्र, केरल का तटीय क्षेत्र भी देखने को मिलता है। कहीं पर आपके सामने पठारी क्षेत्र है, कहीं पर मैदानी क्षेत्र है, कहीं पर रेगिस्तानी क्षेत्र है, कहीं पर आपके सामने पर्वतीय क्षेत्र है। भारत भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत विविधता वाला देश दिखाई पड़ता है। हम अगर भाषाओं की बात करें तो मैंने ऊपर भी बताया, भारत की भाषा और धर्म है वो अलग अलग प्रकार की जो भाषा व धर्म भी दिखाई पड़ते हैं। साथ के साथ हमारे पूरे देश में, आप पूरे भारत में आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो सांस्कृतिक विविधता भी देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार की जो संस्कृतियां हैं वो देखने को मिलती है। आप अपने राजस्थान की, हमारी अलग संस्कृति है, पितृ पितृ सत्तात्मक हमारा राजस्थान जो होते हुए भी हम महिलाओं का उतना आदर व सम्मान करते हैं। हमारी खुद की हर एक राज्य की अपनी अपनी संस्कृति देखने को मिलती है आपके सामने। परंतु इन विभिन्नताओं के बावजूद भारतीय समाज में एकता की भावना बनी हुई है। अगर हम विस्तार से पढ़ें तो भारत में आपके सामने इतनी जो विविधताएं देखने को मिलती है, इतनी प्रकार की जो भिन्नताएं देखने को मिलती हैं भौगोलिक, भाषा, धर्म व संस्कृति के आधार पे, फिर भी उसके बावजूद आपके भारतीय समाज में क्या एकता देखने को मिलती है। यह एकता हमारे साझा जो इतिहास है, संविधान है, लोकतांत्रिक मूल्यों का सह अस्तित्व की परंपरा पर आधारित है। और ये जो एकता आपके सामने जो भारतीय समाज में, इसने ये क्या है, ये हमारे प्राचीन इतिहास से चली आ रही है। समझ में आ गया। हम मगध साम्राज्य जैसे साम्राज्य, वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जैसी सभ्यताएं थी भारत में, जो आपके सामने सिंधु घाटी के किनारे पनपी और दुनिया की सबसे आधुनिक सभ्यताओं में से थी। समझ में आ गया। फिर अपन राजतंत्र की तरफ बढ़े और फिर लोकतंत्र की तरफ, लेकिन हमारी एकता है, हमारे देश का जो अस्तित्व है वो आज का ज्यों का त्यों बना हुआ है। अलग अलग प्रकार के धर्म, भाषा, बोलियों व जातियों से संस्कृति के लोग एक ही राष्ट्रीय पहचान के अंतर्गत जुड़े हैं। भारत में माना कि भारत में अलग अलग प्रकार के धर्म दिखाई देते हैं, और उन धर्मों में बहुत से धर्म तो ऐसे हैं जो हमारे ही, जो आपके सामने धर्म से निकलकर उनके जो, उनमें जो बदलाव देखने को मिला, हमारी संस्कृति को जो जरूरत थी, आधुनिक विचारों को जुड़ाव के साथ नए धर्मों का निर्माण हुआ, नए धर्म बने, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जातियां हैं, धर्म के अंदर उप विभाजन देखने को मिलता है, जातियों में भी उप विभाजन देखने को मिलता है, भाषा में भी क्षेत्रीयवाद देखने को मिलता है, संस्कृति में भी क्षेत्रीयवाद देखने को मिलता है। क्षेत्रीयवाद समझते हैं ना आप? जैसे आप अजमेर के विद्यार्थी हो, है ना, आप अजमेर से चले जाओ इधर की साइड, जैसलमेर की साइड या गंगानगर की साइड, आपकी भाषा अलग होगी, बोली अलग होगी, पानी अलग होगा, आपका सारा खान पान अलग होगा, है ना। इसी को क्षेत्रीयवाद बोला जाता है। समझ में आ गया। तो वहां के लोग एक ही राष्ट्रीय पहचान के अंतर्गत जुड़े हैं, और सभी के सभी लोग क्या है, सभी धर्मों के लोग, सभी भाषाओं के लोग, सभी जाति व संस्कृति के लोग एक ही राष्ट्रीय पहचान के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। भारत में त्योहार, कला, संगीत व लोक परंपराओं के माध्यम से एकता प्रकट होती है। अगर हम विस्तार से अगर समझने का प्रयास करें तो भारत जैसे देश में अलग अलग प्रकार के जो त्योहार मनाए जाते हैं, समझ में आ गया ना आपके सामने। कहीं का ओणम फेमस है, कहीं के आपके सामने गरबा फेमस है, कहीं का नवरात्र फेमस है, कहीं के आपके सामने दीपावली फेमस है, कहीं की होली फेमस है आपके सामने, कहीं के आपके सामने नरोज फेमस है, कहीं का आपके सामने ईद फेमस है, कहीं में से आपके सामने ईद, जो आपके सामने बुद्ध पूर्णिमा फेमस है। हर जगह के अपने त्योहार हैं, अपनी कला है, अपनी संस्कृति है, और संगीत भी अलग अलग देखने को मिलता है। हमारे भारत एक देश होगा जहाँ पे सांस्कृतिक संगीत देखने को मिलता है ना। हमारे भारत देश में क्षेत्रीयवाद, हर क्षेत्र का अपना अपना, हर कबीले का, हर एक राज्य का, हर एक क्षेत्र का भी अलग अलग संगीत देखने को मिलता है। आपके सामने लोक नाटक, लोक नृत्य देखने को मिलते हैं, लोक संगीत देखने को मिलता है। इतनी विविधता है, उसके बावजूद आपके सामने क्या एकता प्रकट होती है। और यही सब चीज भारत को वास्तविक मायने में विविधता में एकता देखने वाले भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान दिखाई देती है। और इतनी विविधता होने के बावजूद भी भारतीय समाज में आपके सामने क्या देखने को मिलती है, एकता देखने को मिलती है। यही भारतीय संस्कृति है, उसकी एक विशिष्ट पहचान बनती है। मुझे उम्मीद है आपके सामने जो प्रश्न था, आपके सामने विविधता में एकता वाला, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा।
अगले वाला प्रश्न आपके सामने, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। भारत में जाति व्यवस्थाओं की विशेषताएं व उनके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो भारत में जो अलग अलग प्रकार की जो जातियां पाई जाती हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। क्या आपके सामने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था परंपरागत सामाजिक संगठनों का मूल आधार रही है। अगर हम भारत में अच्छे से व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास करें तो मनुस्मृति में, मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखी गई, उसमें आपके सामने पहले कुछ साक्ष्यों में से मिलता है जहां पर आपके सामने जाति की बात की गई। अब मैं जाति पे थोड़ा 1-2 मिनट लूंगा आपका, लेकिन आपको विस्तार से हर चीज समझ में आएगी। मनुस्मृति से पहले जाते हैं अपन थोड़ा सा, शुरुआत होती है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता में किसी प्रकार की जातिवाद नहीं देखने को मिलता था। नगरीय प्रणाली थी जहां पर आपके सामने 2 प्रकार के लोग रहते थे। एक जहां पर राजशाही लोग जिनके पास पैसा, जो नगर का रख रखाव करते थे, वो आपके सामने ऊपरी नगर में रहते थे, आम जनता निचले नगर में रहती थी। वक्त बदलता आपके सामने और वक्त शुरुआत होता है किसका? वैदिक काल का। किसका वक्त शुरुआत होता है? वैदिक काल की शुरुआत होती है। वैदिक काल में भी ऋग्वेद के अंदर आपके सामने कोई भी प्रकार की जातिवाद की बात नहीं की गई है, जिसमें आपके सामने इतना जातिवाद की कोई भावना नहीं है, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देखने को मिलता है। वक्त आगे बढ़ता है, उत्तर वैदिक काल में आपके सामने जो जिसको ब्राह्मणवाद वेद के नाम से भी जाना जाता है, आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के, जो वैदिक काल तक आपके सामने लगभग कोई इतनी ज्यादा जातिवाद की भावना नहीं थी। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे जो जितने भी उपनिषद लिखे गए, इनके अंदर पुराण लिखे गए, इनके अंदर पहली बार जातिवाद की बात की गई, जिसमें आपके सामने 4 जातियों का वर्णन किया गया। सबसे पहले बताया गया कि सिर से आपके सामने उत्पन्न हुए हैं ब्राह्मण। ये बात अलग अलग साक्ष्यों से देखने को मिलती है, मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है इसमें। जहां पर बताया गया कि इंसान के सिर से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है, हाथों से, और आपके सामने किससे जन्म हुआ? क्षत्रियों का जन्म हुआ है। पेड़ से वैश्यों का, और पद है, पैर हैं, उनसे किसकी विवेचना मानी गई? शूद्रों की विवेचना मानी गई। शुरुआती काल में आपके सामने भारत में जो जातिवाद है वो क्रम आधारित था। एक पिता के 4 पुत्र हैं और 4 पुत्र अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। एक पुत्र पढ़ाई शिक्षा से संबंधित कार्य करता है, उसको ब्राह्मण बोला जा सकता था। एक पुत्र है आपके सामने देश की रक्षा के लिए कार्य करता है, उसको क्या बोला जा? क्षत्रिय बोला जा सकता है। एक पुत्र है वो आपके सामने किसानी करता था, उसको वैश्य बोला गया। एक पुत्र है जो आपके सामने इन सबकी सेवा में कार्य किया, उसने, उसको शूद्र बोला गया। वक्त बदलता चला गया, बहुत ही जटिल प्रणाली होती चली गई कि भाई एक पिता के 4 पुत्र और चारों पुत्रों में अलग अलग प्रकार की आपके सामने जातिगत व्यवस्था है। तो लोगों ने क्या किया? धीरे धीरे जो क्रम आधारित व्यवस्था थी जाति की, उसको बना दिया गया क्या? वंशानुगत प्रणाली। आप जिस वंश में जन्म लोगे, अगर ब्राह्मण वंश में जन्म लोगे ब्राह्मण कहलाओगे, क्षत्रिय वंश में जन्म लोगे क्षत्रिय कहलाओगे, वैश्य वंश में जन्म लोगे वैश्य कहलाओगे, शूद्र वंश में, दलित वंश में जन्म लोगे शूद्र कहलाओगे। वक्त बदलता चला जाता है। उसके बाद में साक्ष्य देखने को मिलते हैं मनुस्मृति में, मनु के द्वारा लिखी जाती है मनुस्मृति, और उसमें जातिवाद है उसके प्रमुख आपके सामने क्या देखने को मिलते हैं? प्रमुख रूप से सबसे पहले साक्ष्य देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? जातिवाद को मैंने विशेष रूप से समझा दिया है। उसके बाद में भी इन जातियों में भी अलग अलग प्रकार की उप जातियां देखने को मिलती हैं। ब्राह्मणों के भी टुकड़े हो गए, क्षत्रियों के भी टुकड़े हुए, वैश्य, शूद्र, सब में अलग अलग प्रकार की जातियां देखने को मिलती हैं। वक्त बदलता है, अंग्रेजों के बाद में भारत में लोकतंत्र लागू होता है। उसके बाद में भारत में बनती है कुल 4 कैटेगरी मुख्य रूप से, है ना? जब भारत आजाद हुआ तब उसमें से क्या है? पहली थी आपके सामने जनरल कैटेगरी। जर्नल जो ब्राह्मण या क्षत्रिय मुख्य रूप से, जिनमें जर्नल कैटेगरी में जिनको रखा गया। फिर आपके सामने देखने को मिली ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, जिसमें विशेषकर शूद्र जो जातियां उनको डाला गया। फिर आपके सामने एससी व एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अंदर आपको सामने विशेष रूप से शूद्रों को डाला गया आपके सामने। समझ में आ गया? जो वंचित समाज का वंचित वर्ग था, समाज का जो आपके सामने जो दलित वर्ग था, जो समाज में बराबरी का हिस्से के लिए उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। यह है भारत की जातिगत व्यवस्था। अब अपन जातिगत व्यवस्था के ऊपर पूरा प्रश्न उसको विस्तार से पढ़ेंगे। भारत में जातिगत व्यवस्था परंपरागत रूप से सामाजिक संगठन का मूल आधार रहा है। भारत में अगर समाज को अगर समझोगे और जातियों को नहीं समझा तो आपने भारतीय समाज को नहीं समझा, ये समझ लीजिए आप, है ना? उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? भारत में जो जातिगत व्यवस्था देखने को मिलती है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता ये वंशानुगत प्रणाली पे होती है। आप जिस
कुल में जन्म लेते हो, जिस वंश में जन्म लेते हो, आप उसी के हो जाते हो। चाहे आप कर्म शिक्षा के करो, चाहे ब्राह्मण कुल में कोई व्यक्ति पैदा होकर आपके सामने बिल्कुल कोई कार्य नहीं करे, बिल्कुल उनका शूद्रो जैसा कार्य हो, लेकिन वो कहलाएगा ब्राह्मण। चाहे आप शूद्र कुल में जन्म लेके आपके सामने ब्राह्मण जैसे कार्य करो, लेकिन आप कहलाओगे शूद्र ही। समझ में आ गया? तो प्रणाली कैसी है? वंशानुगत, जिस वंश कुल में जन्म लिया उसी के हो जाओगे। सामाजिक पदानुक्रम, आप समाज में अलग अलग प्रकार के, जहां पे सबसे निचले पायदान पे देखने को मिलते हैं शूद्र, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय और फिर ब्राह्मण। ये सामाजिक पदानुक्रम देखने को मिलता है, जिनके अलग अलग प्रकार के इसी हिसाब से कर्म है, उसी हिसाब से उनके अधिकार हैं, उसी हिसाब से उनको कार्य करने की अनुमति होती है। ये पहले के हिसाब से, लोकतंत्र में सब बराबर है। वर्ण आधारित वर्गीकरण देखने को मिलता है, अलग अलग जातीय कुल में जन्म लेते उस हिसाब से आपके सामने आपकी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। जाति व्यवस्था ने समाज को स्थिरता व व्यवस्था प्रदान की। इसके कुछ फायदे भी हैं। समाज को इसने क्या क्या, चाहे कुछ नुकसान ही हो, लेकिन एक करने का तो कार्य किया। आज भारतीय समाज में जो एकता होती है वो जातियों के आधार पर भी काफी हद तक देखने को मिलती है। ये एकमात्र, सिर्फ एकमात्र इसका फायदा है, नुकसान देखना। लेकिन इसके वजह से क्या था आपके सामने, सामाजिक असमानता व भेदभाव को भी जन्म दिया। इससे क्या हुआ, समाज का कुछ तबका जिसने बहुत विकास किया, खास करके वे जो क्षत्रिय और आपके सामने ब्राह्मण है, इन्होंने अपना खूब विकास हुआ। इनके पास जमीन है, इनके पास संसाधन है, इनके पास वो हर वस्तु है जो एक आम नागरिक के पास होनी चाहिए। उनके पास मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो वैश्य जो शूद्र है उनको दबा दिया गया। खास करके शूद्रों को, दलितों को दबा दिया गया। ना उनके पास शिक्षा के अधिकार थे पुराने समय में, ना उनके पास अच्छी समाज में बराबरी का हिस्सा था, ना उनको कोई फैसला लेने का हक था। लेकिन लोकतंत्र लगने के बाद में भारतीय संविधान में सबको बराबरी का हक दिया गया। आधुनिक युग में शिक्षा व आधुनिकरण के युग में लोकतंत्र के प्रभाव से जातिगत भेदभाव घटा जरूर है। आज आपके सामने जो पहले आपके सामने दादा परदादा के समय आपके सामने जितना जातिगत भेदभाव देखने को मिलता था, क्या आज के समय इतना जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है? एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। कुछ हद तक तो घटा जरूर है, परंतु सामाजिक प्रभाव आज भी कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर शिक्षा का प्रभाव उतना प्रभावी ढंग से नहीं है, वहां पर आज भी आपके सामने जातिगत है उसका पूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये आपके सामने सोसाइटी इन इंडिया का जो यूनिट फर्स्ट है, भारतीय समाज, उसके ऊपर अपने विस्तार से पढ़ा है। आगे सामने यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड भी पढ़ेंगे। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सोसाइटी इन इंडिया, भारतीय समाज का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके सामने। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अपन बात करेंगे अब यूनिट नंबर सेकंड की। यूनिट नंबर फर्स्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जिसका जो आपके सामने जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके डाल रखिए क्लास, जाके जरूर से देख लेना। यूनिट फर्स्ट भी जरूर से देख लेना। और ये जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलो शुरू करते हैं। अपन यूनिट नंबर थर्ड है, जहाँ पे ग्रामीण समाज और जनजातीय समाज से संबंधित अपन चीजें हैं वो उसको विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। ग्रामीण समाज किस तरीके से काम करता है और जनजातीय समाज है वो किस तरीके से काम करता है, उसके ऊपर अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। पहले वाले पर्सन की बात करें आपके सामने, इससे पहले आप सभी को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। 90% बच्चे हैं वो आपके सामने वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ग्रामीण समाज वह सामाजिक इकाई है जो मुख्यतः कृषि और पारंपरिक जीवन पर आधारित होती है। तो आप जो वीडियो देख रहे हो उसमें से लगभग 70 से 80% बच्चे ऐसे होंगे जो कहां से होंगे, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र से आप आते होंगे। तो आपके जो समाज है, आपका जो आप अपने आसपास, आपके माता पिता, आपके काका ताऊ, आपके आसपास के भाई बंधु और आपके से बड़े किस चीज का वो मुख्यतः काम करते हैं, तो आप में से लगभग बच्चों के माता पिता है वो कृषि से तो जरूर जुड़े हुए होंगे, है ना। क्या तो वो खुद कृषि करते हैं, दूसरों की जमीन किराए पे लेके कृषि कर सकते हैं, या फिर कृषि से कोई जुड़ा हुआ कार्य जरूर करते हैं। तो यही है ग्रामीण जीवन का जो सामाजिक इकाई होती है उसके अंदर कृषि का बहुत बड़ा योगदान होता है। साथ के साथ हम हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं उससे एकदम बहुत ज्यादा जड़ों से जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया, हमारी जितनी भी परंपराएं हम उनसे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। अब जैसे कि चाहे कोई त्योहार हो,
हम सभी लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। तो होली का त्योहार हो गया, सारे के सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, होली का दहन हुआ, हमने उसके बाद में जो गुलंडी का दिन आता है अगले दिन सभी ने रंग लगाया। ऐसे दीपावली का त्योहार हो, चाहे कितने मतभेद हो हमारे बीच में, लेकिन जब त्योहार होता है, शादी होती है, हम सभी लोग मिलजुल कर एक जगह रहते हैं। जीवन में किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई विकट परिस्थिति आ गई, कोई व्यक्ति है जिसके घर में अगर मान लो कोई मृत्यु हो गई, तो सारे गांव के लोग हैं उसको सांत्वना देने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, उसके पास बैठते हैं, उसके अपने जीवन के कुछ सुख दुख को साझा करते हैं। ऐसा होता है। यही चीजें आपको हमारे खुशियों के माहौल में, जब कोई व्यक्ति की शादी होती है तो पूरा गांव, पूरा परिवार एक जगह इकट्ठे होते हैं, उस समारोह को एक सही सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से चलाते हैं, साथ के साथ पूर्ण करते हैं, और पूरा का पूरा गांव है वो एक जगह एकजुट दिखाई देता है। क्या ऐसा होता है? तो आप सब पता है कि भाई ऐसा बिल्कुल होता है। तो यही हमारी जीवन है, ये ग्रामीण जीवन है, उसकी जो पारंपरिक जो जीवन है उस पर सारी की सारी चीजें निर्भर करती हैं। अगर अपन और गहराई से पढ़ें तो इसकी जो ग्रामीण जीवन है उसकी मुख्य प्रमुख विशेषताएं होती है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। हमारे ग्रामीण जीवन में जो हमारा जो जीवन है, ग्रामीण जीवन है, उस पे लगभग जो कृषि कैसे देखने को मिलती है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिलती हैं, जहां पर लोगों का जो जीविका है, गांव की, गांव के लोगों की जो जीविका है मुख्यतः किस चीज पर निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करती है। अच्छा मानसून होगा, अच्छी बारिश होगी, अच्छा कृषि होगी, तो लोगों का जीवन अच्छा चला जाता है। थोड़ी सी बारिश कम होती है तो लोगों की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। लेकिन हम अधिकतर हमारे आसपास के लोगों का जो जीवन है, अर्थव्यवस्था है, जीविका है, दो वक्त की रोटी है, किस चीज पर निर्भर करती है? खेती पर और कृषि पर निर्भर करती है। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला पॉइंट है आपके सामने सामूहिकता और परस्पर सहयोग करना। मतलब लोगों के बीच में, जो समाज में, जो अपना समाज है, ग्रामीण समाज है, लोगों में एक विशेष बात पाई जाती है, वो क्या होती है? सामूहिकता। सभी लोग समूह में रहते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण देकर बताया, चाहे कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो, कोई त्योहार हो, सभी लोग एकजुट होते हैं, चाहे लाख मतभेद हो आपस में, चाहे कोई भी चीज हो, लेकिन जब बात आती है कोई भी शादी ब्याह के फंक्शन की, या फिर आपके सामने बात आती है, आपके सामने कोई सुख दुख की, आपके सामने कोई व्यक्ति को मृत्यु हो गई, तो सभी लोग उसके सुख में चाहे दुख में सभी लोग एकजुट खड़े हुए दिखाई देते हैं। सभी लोगों के आपस में कहीं ना कहीं कुछ संबंध होते हैं, सभी लोग आपस में एक दूसरे से एकजुट महसूस करते हैं। और यही चीजें आपके सामने कहां पर नहीं दिखाई देंगी? शहरी क्षेत्र में नहीं दिखाई देंगे। शहरी क्षेत्र में पड़ोसी के घर में लड़ाई हो, चाहे पड़ोसी घर में शादी फंक्शन हो, चाहे कोई व्यक्ति को मृत्यु गई हो, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने काम से काम मतलब ज्यादा रखते हैं। समझ में आ गया? तो ग्रामीण जीवन की ये विशेषता होती है, सभी लोग समूह में रहते हैं, एक दूसरे के सहयोग करने की भावना रखते हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने धार्मिक और पारिवारिक और धार्मिक एकता। भारतीय जो ग्रामीण समाज है वहां पे सभी के रिश्ते कैसे होते हैं? परिवार के जैसे दो परिवारों के आपस में रिश्ते होते हैं, उसी तरीके के सबके रिश्ते देखने को मिलते हैं, जहाँ पे सभी लोगों के पारिवारिक और धार्मिक जो एकता के जो रिश्ते हैं सभी देखने को मिलते हैं। भाई कहीं ना कहीं हो सकता है चाहे अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में भी लोगों के कैसे होते हैं? परिवार जैसे रिश्ते होते हैं। भाई उसको बोलते हैं कि उठ बैठ हमारी, यहाँ पर हम, हमारा परिवार है वो इनके दादाजी से बहुत पुरानी इनकी मुलाकात थी, मित्रता थी, तब से हम भी इनके घर पर आपके सामने आया, मतलब इनको भी अपने परिवार जैसा मानते हैं। काफी बार अलग समाज में, अलग परिवारों में, अलग आपके सामने जातियों में और अलग धर्मों में भी ये चीज देखने को मिलती है कि उनके बीच में आपके पारिवारिक रिश्ते देखने को मिलते हैं। गांव की एक खूबसूरती यह भी देखने को मिलती है कि चाहे धर्म में, धार्मिक रूप से कितनी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन ग्रामीण जब गांव में बैठते हैं तो एक दूसरे के त्योहारों को उतना ही सद्भावना के साथ क्या किया जाता है? उन्हें मनाया जाता है। समझ में आ गया? तो गांव में धार्मिक एकता भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने सामाजिक नियंत्रण की परंपरा। मतलब समाज में एक विशेष प्रकार का आपके सामने परंपराएं को मानने का तरीका भी चलता है। समाज में बड़े बुजुर्गों के जो द्वारा जो फैसले ले लिए गए वो ले लिए गए, उन्होंने जो बात कह दी वो कह दी, उसको पूरा आपके सामने पूरी पंचायत, काफी बार खाप पंचायतें होती हैं, काफी बार बड़े बुजुर्गों के जो फैसले होते हैं वो पूरे परिवार पे, पूरे समाज पे उनके द्वारा लिए गए फैसले जो कि त्यों लागू हो जाते हैं। ना तो उनके बच्चे, ना उनके और नीचे की छोटी जनरेशन है वो कोई आपके सामने आवाज उठा सकती है। तो यही हमारी सामाजिक नियंत्रण की परंपरा भी ग्रामीण जीवन में देखने को मिलती है। और सीमित गतिशीलता भी आपके सामने देखने को मिलती है।
ग्रामीण समाज में पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। गांव में आपस में जो लोग हैं उनके जो संबंध है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत देखने को मिलते हैं, एकदम परिवार जैसे रिश्ते होते हैं। एक परिवार है उसके दूसरे परिवार से अलग धर्मों में, जातियों में आपके सामने जहां पर वो आपस में आना जाना जिनका रहता है वो उनके परिवार जैसे रिश्ते रहते हैं। वो भी अपनी उतनी ही सद्भावना से अपना रिश्ता निभाते हैं जितना दूसरे वाला निभाता है। तथा सामाजिक जीवन में परंपराओं और रीति रिवाजों का गहरा महत्व होता है। भारतीय ग्रामीण जीवन में जो परंपराएं हैं उसका विशेषकर बहुत ज्यादा महत्व होता है। जो परंपराएं पिछले कुछ सालों से चली आ रही हैं वो परंपराएं आगे भी चलती हैं, और रीति रिवाज है उसका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है कि जितनी जो रीति रिवाज है उनसे उनको उनके द्वारा रीति रिवाजों और परंपराओं के द्वारा आपके सामने क्या किया जाता है, आपके सामने उन्हीं को माना जाता है। हाल के वर्षों में शिक्षा, संचार व पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण समाज में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। अगर वर्तमान समय की बात करें तो शिक्षा हो गया, संचार हो गया और पंचायती राज है, वहां के उसके माध्यम से ग्रामीण जीवन है उसमें बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिलता है। मतलब शिक्षा लोगों में बढ़ रही है तो आधुनिकता भी बढ़ रही है। कहीं कहीं पर जो विज्ञान और तकनीक है वो सामाजिक परंपराओं को चुनौती देने का कार्य करता है, लेकिन कहीं कहीं पर देखने को मिलता है वही विज्ञान और तकनीक है जो खोई हुई हमारी परंपराएं उसको आगे लेकर जाने का भी काम करता है। साथ के साथ संचार, पहले आपके समय आपके माता पिता है ना, अपने दादा दादी हैं, अब उनके समय क्या संचार नहीं हुआ करता था। अब आज के समय कोई समस्या हो गई तो तुरंत कॉल पे फोन करके बात कर सकते हो, पता कर सकते हो। साथ के साथ जो भारत का जो संविधान संशोधन देखने को मिला था, वह 73वां संविधान संशोधन जिसमें पंचायती राज जोड़ा गया, जिसमें ग्रामीण जीवन में ग्राम पंचायतें को के अंतर्गत आपके सामने सारे के सारे विकास कार्य दे दिए गए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था से भी ग्रामीण जीवन में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। तो यह आपके सामने कंप्लीट क्वेश्चन था। ग्रामीण समाज में की परिभाषा और उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में अपने विस्तृत रूप से पढ़ा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैसा लगा आपको जरूर से बताना। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, भारत के ग्रामीण समाज की प्रमुख सामाजिक समस्याओं पर चर्चा कीजिए। तो आप अपन पढ़ने वाले हैं भारत में जो ग्रामीण समाज है उसमें किस किस प्रकार की जो प्रमुख समस्याएं देखने को मिलती हैं उनके ऊपर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया आपके सामने, जो ग्रामीण समाज है उसकी प्रमुख सामाजिक समाज में कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, उन प्रमुख समस्याओं को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। आपके भी गांव में कौन सी समस्याएं हैं आप उनको भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। भारत के ग्रामीण समाज में अनेक सामाजिक समस्याओं का सामना करने को मिलता है। अगर भारत का ग्रामीण समाज की बात करें वहां पर अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। अलग अलग प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं होती हैं, समझ में आ गया, हर ग्रामीण समाज में आपके सामने समस्याएं होती हैं। जिसमें से प्रमुख कौन सी है, गरीबी सबसे बड़ी। अगर कोई समाज है, गरीबी एक ऐसी समस्या है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या वर्ग है जहां पर आपके सामने कैसे देखने को मिलता है, जहां पे गरीबी भी देखने को मिलती है, अमीरी भी देखने को मिलती है। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का कहना है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर आपको परोक्ष रूप से चरम अमीरी और चरम गरीबी एक ही जगह देखने को मिल सकती है। शहरी क्षेत्र में जाओगे तो आपके सामने एक झुग्गी झोपड़ी वालों के सामने आपको बड़ी बड़ी इमारतों का सैलाब दिखता है। वहीं अगर दूसरी परोक्ष में देखते हो तो उन्हीं के सामने दिखती हैं आपको झुग्गी झोपड़ियां। उन्हीं बड़ी बड़ी इमारतों के सामने देखने को मिलते हैं आपके सामने वो खाने के लिए तरसते हुए बच्चे जो उन्हीं के पास आकर कुछ पैसे मांगते हैं। यही चीज ग्रामीण जीवन में भी देखने को मिलती है। एक तरफ अगर आप जाते हो तो एक तरफ आपको देखने को मिलती है बड़े बड़े जमींदार और साहूकारों की बड़ी बड़ी कोठियां, और सामने देखने को मिलती है एक साधारण मजदूर की एक साधारण सी झोपड़ी। खैर आज के समय झोपड़ियां तो नहीं रह गई हैं, लेकिन फिर भी कच्चे मकान बहुत सी जगह देखने को मिलते हैं। तो गरीबी एक सबसे बड़ी समस्या है, और गरीबी की खास बात यही है, ये ना किसी जाति के, ना धर्म के, ना किसी वर्ग को देखकर आती है। गरीबी एक ऐसी चीज है जो आपके सामने किसी भी दरवाजे से आ सकती है और किसी भी धर्म, समाज और वर्ग के सामने आ सकती है। ये किसी को नहीं बख्शती। भारत का बहुत बड़ा वर्ग है जो ग्रामीण क्षेत्र का कृषि पर निर्भर करता है। किस पर? किसानी वर्ग, किसान पर, जो खेती पर निर्भर करता है। जिन लोगों के पास बहुत बड़ी जमींदारी है उनके लिए पैसा बहुलता में देखने को मिलता है, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा देखने को मिलता है।
उनके पास ट्यूबवेल भी होते हैं, आधुनिक तकनीक होती है, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा भी होता है जिससे वो कृषि अच्छे से करते हैं। समस्या आती है जिन जो छोटे जमींदार होते हैं या जिनके पास खेतीहारी जमीन नहीं होती है, वो लोगों के पास बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कृषि पूर्ण रूप से निर्भर करती है मानसून पर, बारिश पर। बरसात अगर अच्छी होती है तो कृषि अच्छी होती है, अगर बरसात अच्छी नहीं होती है तो कृषि भी अच्छी नहीं होती है। समझ में आ गया आपको? तो बहुत ज्यादा चीजें निर्भर करती हैं कृषि पर। अगर कृषि अच्छी होगी तो लोगों के पास जीविका अच्छी होगी, वरना जीविका अच्छी नहीं होगी। तो आमतौर पर कृषि में मजदूरी करने वाले लोग, साथ के साथ छोटे जो किसान हैं, उनके सामने गरीबी है वो बहुत ज्यादा आज भी देखने को मिलती है ग्रामीण क्षेत्र में। समझ में आ गया? एक 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 बिंदु को मैं बहुत डिटेल से समझाता हूं आपको, एकदम डिटेल से। बेरोजगारी, मैं चाहूं तो इसी वीडियो को 2 मिनट में बनाकर खत्म भी कर सकता हूं, बट उसका कोई महत्व नहीं है। या पढ़ कहीं से भी सकते हो, लेकिन समझना जरूरी है कि जब आप लिखने बैठो तो इन चीजों को डिस्क्राइब कैसे करना वो जरूरी होता है। बेरोजगारी, भारत के अंदर हम जैसे ही आजाद हुए तब भारतीय देश के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या थी अशिक्षा। हम अंग्रेज हमें छोड़कर तो चले गए, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग था भारत को जो अशिक्षित था, शिक्षा नहीं थी हमारे पास। और उस अशिक्षा ने क्या किया, हमारे भारतीय लोगों में परिवार नियोजन की जो भावना है उसको नहीं समझ पाए। और भारत में क्या देखने को मिलता है, जनसंख्या का विस्फोट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जनसंख्या विस्फोट देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा जनसंख्या है, विस्फोट तरीके से बढ़ती है। और आज जहां भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है, जिसकी औसत आयु पूरी दुनिया की सबसे कम औसत आयु में से गिनी जाती है, उस देश के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी की। भारत का युवा, भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या कार्य करना चाहती है, काम करना चाहती है, लेकिन समस्या यही है कि उनके सामने काम नहीं है, उनके सामने कार्य नहीं है। वो मजबूर है उन कुछ चुनिंदा सरकारी नौकरियों के भरोसे पर जो सरकार के द्वारा आयोजित करवाई जाती हैं प्रतियोगिता परीक्षाएं, जो कहीं पर पेपर लीक के धक्के चढ़ जाती हैं, कुछ नकल माफियाओं के धक्के चढ़ जाती हैं, और कुछ बचती हुई चुनिंदा कुछ नौकरियां हैं जो कुछ बच्चों के हाथ में आती हैं। 100 में से कोई एक आध बच्चा लगता है और बाकी 99 के पास वही समस्या फिर से खड़ी हो जाती है कि हमारा भविष्य में हम आगे क्या करेंगे। तो बेरोजगारी आज के समय भारत में चरम सीमा पर है। भारत में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। गरीबी के बाद में, पहले गरीबी, भारत में गरीबी, अशिक्षा जैसी चीजें थी, वो एक सबसे बड़ी समस्या थी। आज के समय बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या दिखाई देती है। अगले वाला पॉइंट है अशिक्षा। जैसे पिछले पॉइंट बेरोजगारी में मैंने आपसे बहुत गहराई से बताया कि जैसे अंग्रेज गए तब भारत की जो अशिक्षा का दर था वो लगभग 30 से 40% लोग ही भारत में शिक्षित थे। और ग्रामीण क्षेत्र में तो ये महिलाओं की स्थिति तो बिल्कुल बद से बदतर देखने को मिलती थी। वक्त बदला, भारत में नई शिक्षा नीतियां लागू की गई, बच्चों को प्रोत्साहित किया गया शिक्षा लेने के लिए। ये हालात बदले जरूर हैं। आज भारत की जो शिक्षा है वो काफी हद तक, अगर अब नई जनगणना, पिछले जनगणना के आंकड़ों में कुछ 73-74% के आसपास हमारी जो औसत शिक्षा स्तर देखने को मिला था हमारी, और जिसमें पुरुषों का ज्यादा था, महिलाओं का थोड़ा कम था, 65 के आसपास, पुरुषों का थोड़ा 80 के आसपास था। लेकिन एक सब अशिक्षा पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था। वर्तमान समय में 21वीं शताब्दी में कोई बड़ा मुद्दा नहीं है शिक्षा। मुद्दा यहाँ पर यही है कि हमारे पास, हम शिक्षित हैं लेकिन हम शिक्षित अनपढ़ है, मतलब पढ़े लिखे अनपढ़ों में से गिने जाते हैं हमारी जनरेशन। वो क्यों? इसमें मैं भी आता हूं, आप भी आने वाले समय में थोड़े से इस भीड़ में लागू जो क्यों क्यों हम पढ़े लिखे अनपढ़ हैं? क्योंकि हमारे पास कौशल की कमी है, हमारे पास उस तकनीकी ज्ञान की कमी है, उस विज्ञान की कमी है जो 21वीं शताब्दी में किसी भी व्यक्ति को रोजगार पैदा करने के लिए चाहिए। हमारे पास, हमारे हाथों में वो हथियार हैं जिनको हम चलाना ही नहीं जानते हैं, तो कोई महत्व नहीं है। शिक्षा एक हथियार होती है जिसके माध्यम से आप गरीबी, समाज की जितनी भी चीजें उसको दूर कर सकते हो। शिक्षा का हथियार है, हमारे हाथों में पकड़ाया तो गया, लेकिन उसको हम ना चलाना जानते हैं, ना उसको धार है। वो जंग लगा हथियार है जिसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए आज के समय बेरोजगारी जैसी समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। मुझे उम्मीद है कि एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा जरूर ले रहा हूं आपके सामने, लेकिन आप जब लिखने बैठोगे तो आप बहुत आसानी से चीजों को लिख दोगे। अगले वाला पॉइंट है जातिगत भेदभाव।
भारत के इसमें अनेक चुनौतियां देखने को मिलती है भारत देश में, लेकिन उसमें भी एक सबसे बड़ी समस्या है जातिगत भेदभाव। जातियां आपके समय मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखी गई बहुत पुराने समय वैदिक काल के बाद में, उत्तर वैदिक काल के बाद में उनके द्वारा एक किताब लिखी गई, तब से लेकर आज तक हम 21वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं। भारत को आजाद हुए 75 साल से वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। आज भी हम जातिगत जो भावना है, विचारधारा को अपने माइंडसेट से नहीं निकाल पाए हैं। आज भी हम कोई भी व्यक्ति है उसको जातिगत दृष्टिकोण से देखते हैं, मापते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला पॉइंट आपके सामने लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। भारत में एक सबसे बड़ी समस्या जाति धर्म के अलावा एक सबसे बड़ी है महिला व पुरुष। आप अपने परिवार में देख सकते हो कि आपके परिवार में, कमेंट करना मुझ में से, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी माताएं हैं सरकारी नौकरी के अलावा घर का कार्य, सरकारी नौकरी के अलावा कमाने जाती हैं। पूरी दुनिया में काम करने वाली महिलाओं का औसत दर कम से कम 50 से 60% है। मतलब एक 100 महिलाओं में से, अगर आप यूरोप की बात करें, विकसित देशों की बात करें, 60 महिलाएं हैं बाहर कमाने जाती हैं, वो अपना घर का खर्चा खुद चलाती हैं। वहीं भारत में आपके सामने, यही आपके सामने 30% से भी कम ये रेशियो देखने को मिलता है, जहां पर महिलाओं के सामने अलग अलग प्रकार के अत्याचार देखने को मिलते हैं। महिलाओं के सामने, आपके सामने अगर महिला है, एक पुरुष कोई काम कर रहा है, एक महिला काम करे, दोनों के वेतन में भी भेदभाव देखने को मिलता है। इसी को किस रूप में कहा जाता है? लैंगिक असमानता के रूप में देखा जाता है। खैर, समाज विकसित हुआ है, पहले तो महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं हुआ करता था। अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़े, दहेज प्रथा। भारत में एक और सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, जहां पर महिलाएं हैं, जो बालिका हैं, जो उनकी जो आपके सामने उनका जो स्तर है उसके गिरावट में उसने बहुत बड़ा योगदान दिया, वो थी दहेज प्रथा। दहेज प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी जिसने महिलाओं को क्या कर दिया, जो महिलाओं को एक बोझ बना दिया। पुरुष प्रधान इस समाज में ये समझा जाता था कि अगर किसी के घर में महिला ने, किसी लड़की ने जन्म दे दिया, उसको दहेज देना पड़ेगा, वो एक बोझ की तरह हो गई। तो दहेज प्रथा भी एक बहुत बड़ी कुप्रथा है। सब वक्त के साथ चीजों में बदलाव जरूर आ रहा है, लेकिन आज भी देखने को मिलती है। और ये सारी की सारी चीजें ज्यादातर तो ग्रामीण समाज में ज्यादा देखने को मिलती हैं। बाल श्रम, बहुत छोटे छोटे बच्चों को, गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं है, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित करने के बजाय काम करने के लिए भेज देते हैं। वो बच्चों को अपना काम करने को ज्यादा सुलभ मानते हैं। क्यों? उनका मानना होता है अगर कमाएगा तो हमारा घर चलेगा, अगर ये नहीं कमाएगा तो हमारा घर कैसे चलेगा, ये हमारा एक बोझ बनकर रह जाएगा। और सही मायनों में देखें तो शिक्षा है वो व्याप्त रूप से रोजगार देने का कार्य कर भी नहीं रही है। तो लोगों की मानसिकता वैसे भी बदल गई, शिक्षित होकर भी क्या कर लेगा, बेरोजगार तो उसको वैसे भी रहना है। तो लोग क्या करते हैं, बाल श्रम को बढ़ावा दिया जाता है। अगला है स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की आज भी कमी देखने को मिलती है। जो ग्रामीण स्वास्थ्य समुदाय होते हैं वो उतने सशक्त नहीं होते हैं कि ग्रामीण में होने वाली जो बीमारियों को सही कर सके। और एक शिक्षा और स्वास्थ्य, दो ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं भारत में जहां पर सबसे ज्यादा पैसा लगता है भारतीय लोगों का। ये समस्याएं आपके सामने ग्रामीण विकास में बाधक है। ये जितनी भी मुख्य समस्याएं बताई गई, ये भारतीय जो ग्रामीण जीवन में मुख्य रूप से बाधक दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त और भी अलग अलग प्रकार की समस्याएं दिखाई देती हैं, जिसमें भूमि संबंधित असमानताएं, किसी के पास ज्यादा भूमि है, किसी के पास कम भूमि है, दोनों में बहुत बड़ा भेदभाव देखने को मिलता है। और प्रवासन से संबंधित समस्याएं कि लोग हैं वो ग्रामीण जीवन में जब उनको पैसा नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, वो शहरी क्षेत्र की तरफ बढ़ जाते हैं। सरकार ने इनके समाधान हेतु अलग अलग प्रकार की योजनाओं को शुरू किया, जिसमें हर गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के लिए मनरेगा जैसी योजनाओं की शुरुआत की। जिन लोगों के पास घर नहीं है उनके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना व साक्षरता अभियान जैसी कुछ योजनाएं शुरू की गई, जिसमें लोगों को घर मिल सके, शिक्षा मिल सके और गांव में ही रोजगार मिल सके। शिक्षा, जागरूकता व सामाजिक सुधार के माध्यम से इन समस्याओं को स्थायी समाधान संभव है। क्या हो सकता है? आपके सामने शिक्षा है, लोगों को शिक्षा हो गई, जागरूकता हो गई, सामाजिक सुधार के माध्यम से इन समस्याओं का क्या स्थायी समाधान होना बहुत ज्यादा संभव है। आपको पिछले वाला प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते अपन अगले वाले प्रश्न की तरफ। पंचायती राज संस्थाओं की संरचना और महत्व पर प्रकाश डालिए। पंचायती राज की जो संस्थाएं होती हैं उनकी संरचना और उनका क्या महत्व होता है, इसके ऊपर आपको विस्तृत रूप से टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको गहराई से समझेंगे इस टॉपिक को अपन। भारत में पंचायती राज जो प्रणाली है उसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोकतंत्रों की जड़ों को मजबूत करना है।
अगर हम विस्तार से पढ़ें तो भारत में जो पंचायती राज जो व्यवस्था देखने को मिलती है, प्रणाली देखने को मिलती है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र की जो लोकतंत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र का जो लोकतंत्र है उसकी जड़ों को मजबूत किया है। भारत के 73वें संविधान संशोधन 1991 में आपके सामने क्या किया गया, ग्रामीण क्षेत्र में राजनीति को बढ़ावा देने के लिए एक आपके सामने एक संविधान में संशोधन किया गया और वहां पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में दोनों क्षेत्र में पंचायती राज की व्यवस्था शुरू की गई, जिसमें जो मुख्य रूप से कहां पर पंचायती राज की शुरुआत की गई है, ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पर गांवों के लोग भी सशक्त हो सके, उनको भी राजनीति से जुड़ाव मिल सके, वो भी राजनीति में सक्रिय भागीदारिता दिखाएं और उनके लिए भी विकास परियोजनाओं के लिए अलग से पैसा आवंटित किया जाए। इसी के लिए शुरुआत होती है भारत में 73वें संविधान 1973 से 1991 से किसकी, पंचायती राज व्यवस्था की। इसको 3 स्तरीय रूप से बनाया जाता है। इसके 3 स्तर मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। आप अच्छे से समझना, अपने गांव के उदाहरण लेकर अच्छे से समझोगे, बहुत आराम से समझ में आएगा। सबसे पहला होता है ग्राम पंचायत। आप जिस गांव में रहते हो उसके 3 से 4 गांवों को इकट्ठा करके एक क्या बनाई जाती है, ग्राम पंचायत बनाई जाती है, होती है ना। उसका मुखिया कौन होता है, उसका मुखिया होता है सरपंच। कौन होता है उसका मुखिया, अच्छे से याद कर लेना, सरपंच है उसका सबसे बड़ा मुखिया देखने को मिलता है। जो ग्राम स्तर पे आपके सामने जो चुनाव होते हैं उसका मुखिया सरपंच देखने को मिलता है, जहाँ पे प्रत्येक गांव के पास कुछ ना कुछ सरकार अनुदान देती है, पैसे देती है, जिसके माध्यम से विकास कार्य कराए जाते हैं। पहला सबसे निचली इकाई है भारत की जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, जहां पर चुनाव होते हैं लोकतांत्रिक परंपरा की, वो क्या है, ग्राम पंचायत या ग्राम स्तर की जो आपके सामने संरचना वो देखने को मिलती है। अगले वाली चीज देखने को मिलती है आपके सामने पंचायत समिति। कौन सा होता है, फिर ग्राम पंचायत आपके सामने 50 से 60 70 80 ग्राम पंचायतों को एक जगह इकट्ठा करके, ग्राम पंचायतों को एक जगह इकट्ठा करके उनको एक सामूहिक रूप से किसके अंतर्गत जोड़ दिया जाता है, पंचायत समितियों को जोड़ दिया जाता है। आपका भी कोई पंचायत समितियों की देखना, कौन सी होंगी, जहां पर वीडियो बैठता है ना, जहां पर आप बोलते हो ना कि प्रधान है भाई, हमारे गांव का तो प्रधान ये है, हमारी पंचायत समिति का तो प्रधान ये है, हम प्रधान है। वो प्रधान वाला डायलॉग आपने सुना होगा ना, वो प्रधान कहां पर बैठता है, पंचायत समिति में चुन के आता है। जहाँ के अलग अलग आपने सुना होगा 10,000 की वोट है, 30,000 40,000 40,000 की वोट है, इस तरह सुना होगा ना आपने, कुछ 20,000 वोट है, 20,000 के वोट होते हैं। ये पंचायत समिति के कुछ वोट होते हैं, पंचायत समिति के सदस्यों को चुना जाता है। वही पंचायत समिति के सदस्य आपके सामने चुनाव करते हैं, किसका, प्रधान का। इसका सबसे बड़ा अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, वीडियो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। फिर आपके सामने इसी प्रकार की अलग अलग प्रकार की 5 से 6 आपके सामने पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का निर्माण कर दिया जाता है, जिला स्तर पे, जहाँ पे तहसीलदार बैठता है आपके सामने। समझ में आ गया। पहला स्तर है ग्राम पंचायत, जहाँ पे सरपंच बैठते हैं। दूसरा पंचायत समिति, जहां पर आपके सामने जो वीडियो या प्रधान बैठते हैं। और तीसरी होती है जिला परिषद, जहां पे तहसीलदार को बैठाया जाता है तहसील स्तर पर। समझ में आ गया। यह व्यवस्था आपके सामने 73वें संविधान संशोधन 1992 में लागू। ये जो आपके सामने पंचायती राज की जो व्यवस्था देखते हो, ये भारत का जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 के तहत लागू होती है, जिसमें पंचायती राज की जो संस्थाएं होती हैं वो स्थानीय विकास की क्या बनाते हैं, स्थानीय विकास की योजनाएं बनाती हैं। पंचायती राज जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जो स्थानीय विकास की योजनाओं का निर्माण किया जाता है। जो ग्रामीण स्तर की जो अलग अलग प्रकार की विकास योजनाएं हैं उसकी जो विकास योजनाओं को बनाने काम करती हैं। गांव में मनरेगा के लिए पैसे आवंटित करना, गांव में नालियों का निर्माण करना, गांव की सड़कों का निर्माण करना, गांव में पेयजल की समस्या को दुरुस्त करना, गांव की आपके सामने अगर आपके ग्रामीण क्षेत्र में साफ सफाई का ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्र की जो भाई लाइट वगैरह है, रंग रोगन का ध्यान रखना, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती है, पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आती है। समझ में आ गया आपके सामने। सरकारी ये सभी संस्थाएं सरकार की जो अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं आती हैं उनको जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने की, जमीनी स्तर पर लागू करने का कार्य करती है। और जनता है वो इस निर्णय में सक्रिय रूप से भाग लेती है। और क्या होता है देखने को मिलता है, जनता होती है, जनता के द्वारा आपके सामने सक्रिय रूप से इनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उसके जो सक्रिय रूप से जो जुड़ने का कार्य किया जाता है। यह प्रणाली स्वशासन के प्रति जवाबदेही होती है। और ये जो आप प्रणाली हम देखने को मिलते हैं ये स्वशासन भारतीय लोकतंत्र की जो परंपरा होती है स्वशासन, जिसमें हमारे द्वारा हमारे लोगों को हमारे संस्थाओं पे राज किया जाए, शासन किया जाए, उसके प्रति जवाबदेही होती है और सभी लोगों की सहभागिता देखने को मिलती है इस चीज में आपके सामने।
तथा भारत के ग्रामीण विकास की सबसे मजबूत व आधारशिला मानी जाती है। किसको? भारतीय पंचायती राज व्यवस्था। तो यह था आपके सामने सोसाइटी इन इंडिया, भारतीय समाज से संबंधित, आप से संबंधित ग्रामीण समाज व जनजातीय समाज से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने करा दिए हैं। इसी से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो जरूर से लाइक कर देना। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सोसाइटी इन इंडिया का, भारतीय समाज का, उसकी अपन यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसका कंप्लीट रिवीजन करा चुका हूं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर जरूर से देख लेना। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ, जिसमें पढ़ेंगे अपन नगरीय समाज से संबंधित चीजें, अर्बन सोसाइटी पे, पंचायत। सबसे पहले अपन ने पढ़ा भारतीय समाज के बारे में, फिर ग्रामीण समाज के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे अपन नगरीय समाज के बारे में। भाई नगरीय जो शहरी समाज है वो किस तरीके से देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, ये पूरा मैं कंप्लीट यूनिट 3 आपको पढ़ाऊंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। आप में से 90% बच्चे ऐसे हो वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। 16,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज्यादा करीब हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करो, जल्दी से 16,000 सब्सक्राइबर अपन पूरे करते हैं। चलो शुरू करते हैं अपन। और ये वाली पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बिल्कुल मुफ्त में टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के नाम से जाकर देख लेना, फाइल वाले सेक्शन में पड़ी होगी। अब पढ़ते अपन भारतीय नगरीय समाज की परिभाषा और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। तो भारतीय जो नगरीय समाज है उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और उसकी प्रमुख जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके सामने कि नगरीय समाज की क्या परिभाषा है और उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। ग्रामीण समाज के बारे में अपने विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे अपन ग्रामीण समाज के बारे में। नगरीय समाज वह समाज है जो जनसंख्या जिनकी जहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। मतलब नगरीय समाज कौन सा समाज होता है? वो समाज होता है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व देखने को मिलता है। मतलब आप एक गांव में जाओ, आपके गांव में देखोगे कि एक घर यहाँ पर है, उसके करीब, मतलब अगर आप कृषि वाले क्षेत्र में रहते हो तो बहुत दूर दूर तक ढाणियों में जाओगे, बहुत दूर दूर तक घर देखने को मिलते हैं। अगर एक बंधा हुआ गांव है तो उसमें भी आपके सामने एक, मतलब कम से कम 1 बीघा अगर जमीन देखते हो ना, 1 बीघा जमीन 2 से 3 घर देखने को मिलते हैं। और शहर में 1 बीघा जमीन में, मतलब छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, 1 बीघा जमीन में आपको कहीं से कम 30 से 40 घर हैं, बिल्डिंग बहुत आराम से देखने को मिलते हैं। कहाँ 1 से 2 घर और कहाँ से आपके सामने 30 से 40 बिल्डिंग। ज्यादा से ज्यादा गांव में जोर मानो कि 4 से 5 घर देखने को मिलते हैं, वहां पे 30 से 40 घर देखने को मिलते हैं। छोटे से जितने में आपके 2-3 मकान होते हैं ना गांव के क्षेत्र में, उतने में तो वो पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं 2 से 3 की, और वहां पर कम से कम 4 से 5 फैमिलियां बहुत आराम से रहती हैं। और अपने ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, इतने में तो आपके सामने 1-2 परिवार भी नहीं, 1 परिवार ही बहु मुश्किल से रह पाता है। तो नगरीय समाज वो होता है जहां पे जनसंख्या का घनत्व अधिक देखने को मिलता है। जनसंख्या का घनत्व भी मैं बता देता हूं क्या होता है। जनसंख्या का घनत्व होता है, मतलब 1000 आपके सामने एक जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। लोग विविध आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। जहां पर आपके सामने देखने को मिलता है, कोई आपके सामने व्यापार करता है, कोई सरकारी काम करता है, कोई आपके सामने खुद का कुछ कॉर्पोरेट जॉब करता है, कोई एमएलसी कंपनी में लगा हुआ है, कोई मजदूरी करता है, कोई ठेकेदारी करता है, सब अलग अलग प्रकार के अपने आर्थिक कार्यों में लगे रहते हैं। ज्यादातर ग्रामीण जो शहरी क्षेत्र होता है उसकी विशेषता यही रहती है कि वहां के लोग आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक जो पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं, आर्थिक गतिविधियों में ज्यादा उनका जुड़ाव देखने को मिलता है। जो नगरीय क्षेत्र होता है उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, उसमें से पहली व्यवस्था है व्यक्तिगत जीवन शैली। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहां पे कैसी जीवन शैली देखने को मिलती है, सामुदायिक, मतलब सभी लोग हैं वो एक साथ एकजुट रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, और कैसे रहते हैं, समुदाय में रहते हैं। कैसे रहते हैं, आपके सामने अलग अलग प्रकार के समुदाय में रहते हैं। लेकिन ऐसी चीजें आपके सामने कहां देखने को नहीं मिलती है, नगरीय क्षेत्र में नहीं देखने को मिलती है। नगरीय लोगों को, जो लोग आपके सामने शहरों में रहते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी होती है, व्यक्तिगत। वो उनको आपके पास पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, दूसरे साइड में रहने वाले व्यक्ति से कोई ज्यादा महत्व नहीं है। सभी लोग आर्थिक गतिविधियों, पैसे के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।
सबका व्यक्तिगत जीवन है, मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे मेरे जीवन में बेहतर करना है। उनको व्यक्तिगत खुद से ज्यादा मतलब रहता है, समुदाय से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। कोई शादी शादी का फंक्शन होता है तो चुनिंदा जो लोग उनके आसपास के होते हैं वही लोग आते हैं। किसी भी व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है तो एक आध तीर्थ की जो तीर्थ की बैठक बोली जाती है वो की जाती है आपके सामने। बस कोई समुदाय, इतना बड़ा समुदाय नहीं देखने को मिलता है। सब अपने काम में संलग्न है, सब अपने काम में बिजी हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे होते हैं। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने उच्च गतिशीलता देखने को मिलती है। शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में गतिशीलता कैसी होती है? सीमित, मतलब लोग हैं आपके सामने, कोई इंसान अपना बाहर कार्य करने को जाएगा, शाम को वापस घर पे आ जाएगा, कृषि करने जाते हैं तो अपने खेतों में जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। इतनी भागदौड़ लोगों के जीवन में नहीं देखने को मिलती है। शहरी क्षेत्र में एक ही व्यक्ति 2 से 3 कार्य एक साथ कर रहा होता है तो उनका जीवन बहुत ही ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड रहता है, मतलब उनका काम बहुत तेजी से होता है। वो अपना जीवन है बहुत तेजी से जीवन जीने पर विश्वास रखते हैं, बहुत ही तेजी से अपना जीवन जीते हैं। भाई कोई एक आदमी व्यापार भी कर रहा है, साथ के साथ अपने क्या करता है, सुबह सुबह आपके सामने क्या करता है, सुबह बच्चों को ट्यूशन कराता है, सामने स्कूल में पढ़ाता है, फिर शाम के आपके सामने कोई कोचिंग करता है। 2 से 3 कार्य एक साथ किए जाते हैं। शहरी जीवन में बहुत ही ज्यादा गतिशीलता देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने औद्योगिक अर्थव्यवस्था। जो शहरी क्षेत्र होता है वहां पर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है? उद्योगों से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था। ज्यादातर लोग हैं वो किस प्रकार की आपके सामने गतिविधियों में संलग्न रहते हैं? ज्यादातर लोग हैं वो उद्योगों से जुड़े हुए रहते हैं, उद्योगिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। भाई कोई आदमी है कोई भवन के निर्माण में कहीं पे जा रहा है, कोई आपके सामने कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहा है, कोई आपके सामने कोई मारुति, कोई जो अलग अलग प्रकार के जो परिवहन से संबंधित उद्योग हो गया, सूती वस्त्र हो गया, लोहे से संबंधित जो भी उद्योग चलते हैं उनसे जुड़े हुए रहते हैं। लगभग लोग औद्योगिक चीजों से जुड़े हुए रहते हैं। सामाजिक गतिविधियां बहुत कम देखने को मिलती है, समाज से जुड़े हुए गतिविधियां हैं वो कम देखने को मिलती है। कॉर्पोरेट जहां पर काम करते हैं, जहां पर कार्य करते हैं वहां पर ही सामाजिकता ज्यादा देखने को मिलती है। अपने जहां पर वो रहते हैं वहां पर तो वो बहुत ही कम रहते हैं, तो सामाजिकता वहां पर बहुत कम पनप पाती है। औपचारिक संबंधों की प्रधानता देखने को मिलती है। औपचारिक संबंध मतलब सभी लोग कोई ना कोई मतलब से, पैसे के लिए, आर्थिक गतिविधियों से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। शहरी ग्रामीण क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है कि सभी लोग एक दूसरे से अपने सामुदायिक की भावना से, अपने पारिवारिक रिश्तों की वजह से, अपने पीढ़ी पुराने रिश्तों की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसमें औपचारिकता नहीं रहती है, उसमें पारिवारिक रिश्ते एक वास्तविक रिश्ते देखने को मिलते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में रिश्ते सिर्फ काम से रहते हैं। आप ठेकेदार हो, आप मजदूरों को के साथ आपका रिश्ता बढ़िया होगा, आप बैठोगे साथ खान पान कर लोगे, लेकिन इतने ही दिन है जितने दिन वो आपके साथ मजदूरी कर रहा है, जिस दिन वो आपको छोड़ के चला गया आपको कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? आप कहीं पर कार्य करते हो, कोई कार्यस्थल हो गया, आप कहीं पर मकान लेकर रहते हो तो किराएदारों से रिश्तेदार आपका रिश्ता रहेगा कितने दिन? जितने दिन आप वहां पर रह रहे हो। जिस दिन आपने वो जगह छोड़ दी आपका रिश्ता भी वहां से खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? जहां व्यक्तियों की पहचान कार्य व पैसे पर होती है, ग्रामीण जीवन में लोगों की पहचान उसके व्यक्तिगत पहचान से होती है, उसकी खुद की पहचान से होती है। लेकिन यहाँ पर आपके सामने जो नगरीय व्यवस्था है, नगरीय समाज है, वहां पर लोग जो जैसा काम करता है, भाई किसी को डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर के नाम से, कोई टीचर है टीचर आपके नाम से, कोई बड़ा व्यापारी है तो उसके नाम से। तो हर व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से और उसके पैसे से उसकी पहचान देखने को मिलती है, उसकी व्यक्तिगत पहचान इतनी मायने नहीं रखती है। नगरीय समाज में शिक्षा, संचार व प्रौद्योगिकी का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। नगरीय जो समाज होता है वहां पर शिक्षा है बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। लगभग लोग है वो शिक्षित लोग होते हैं, छोड़कर जो झुग्गी झोपड़ी या फिर आपके सामने जो मजदूरी करने वाले लोगों के अलावा लगभग लोग आपको किसमें जुड़े रहते हैं? शिक्षा से संबंधित व्यापार में जुड़े रहते हैं। संचार व प्रौद्योगिकी का प्रभाव भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। भाई टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले शहरी क्षेत्र में आती है, बाद में तो ग्रामीण क्षेत्र में आती है। तो लोग टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज्यादा जुड़ाव रहता है, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काम वो लगभग ज्यादा करते हैं। परंतु व्यक्तिगत संबंध उपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो शहरी क्षेत्र होता है वहां पे लोगों के व्यक्तिगत संबंध बहुत कम देखने को मिलते हैं। लोगों को व्यक्तिगत रूप से इतना ज्यादा कोई महत्व नहीं रहता है। सभी लोग आपके सामने औपचारिक संबंधों से, व्यापारिक संबंधों से और राजनीतिक संबंधों से ज्यादातर जुड़े रहते हैं। किसी को भी आपके सामने व्यक्तिगत संबंधों से ज्यादा आपके सामने फर्क नहीं पड़ता है। तो यही आपके सामने जो नगरीय समाज है उसकी परिभाषा अपने देखी, वहां का समाज कैसा है उसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा।
अब पढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ अपन। अब बढ़ते हैं पर अगले वाले प्रश्न की तरफ आपके सामने, जहां पर है नगरीकरण व नगरीयता की अवधारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए कि नगरीकरण क्या होता है और नगरीयता क्या होती है, दोनों के बीच में, दोनों की अवधारणाओं में क्या फर्क देखने को मिलता है, उसके बीच में अपन विस्तार से पढ़ते हैं इसको प्रश्न को। नगरीकरण की एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर आपके सामने ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर बढ़ती है। नगरीकरण क्या होता है, आपके सामने एक ऐसी व्यवस्था जहां पर जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो आपके सामने कहां पर बढ़ते हैं, शहरी क्षेत्र की तरफ उनका बढ़ाव है वो देखने को मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति है आपके सामने, उसकी सरकारी नौकरी लग गई किसी शहर में, तो वो वहां चल गया, तो ये भी किसका उदाहरण है, नगरीकरण का उदाहरण है। समझ में आ गया आपके सामने। अगर कोई व्यक्ति है मेहनत मजदूरी करने के लिए आपके सामने कोई नगर में चला गया, कोई शहर की तरफ चला गया, उसको भी नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। कोई व्यक्ति है जिसकी जो कोई उद्योग धंधे में काम करता है, कोई फैक्ट्रियों में काम करता है, तो वो भी वहां से पलायन होकर गांवों से शहरों की तरफ चल गया, उसको नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। ऐसी व्यवस्था जहां पे ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर बढ़ती है, रोजगार के लिए, आपके सामने शिक्षा के लिए, बेहतर सुविधाओं के लिए, जो गांव के लोग हैं वो अपने गांव को, जो अपने मूलभूत जो व्यवस्था है उसको छोड़कर कहां पर बढ़ जाते हैं, आपके सामने शहरी क्षेत्र की तरफ बढ़ जाते हैं, शहरी जो शहरों की तरफ बढ़ते हैं। इससे शहरों का विस्तार देखने को मिलता है, यह आर्थिक और जनसंख्या संबंधी परिवर्तन भी है। भाई जितने ज्यादा लोग होते हैं वहां पर आपके सामने संसाधनों पर भी दबाव देखने को मिलता है, साथ के साथ वहां के जो आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की गतिविधियां होती हैं उसमें भी भाई आर्थिक रूप से भी शहरों में फायदा होता है इस चीज से, साथ के साथ आपके सामने क्या होता है, संसाधनों का नुकसान भी होता है। दोनों चीज होते हैं, फायदे व नुकसान दोनों ही चीजें देखने को मिलते हैं। लेकिन गांवों की वो जनसंख्या जो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए, व्यापार के लिए, आपके सामने कोई कार्य करने के लिए, उद्योग के लिए अपने गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ती है, जिससे शहरों की जनसंख्या में जो प्रभाव देखने को मिलता है उसमें विस्तार होता है, जनसंख्या बढ़ती है, उसी को नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने नगरीयता। नगरीयता क्या होती है, एक जीवन शैली जो शहरों में विकसित होती है। नगरीयता क्या होती है, एक प्रकार की जीवन शैली। देखो गांवों की जीवन शैली और शहरों की जीवन शैली, यूनिट नंबर 2 में मैंने आपको गांवों के बारे में बताया कि गांव कैसे होते हैं, रीति रिवाज, सब चीजों के बारे में मैंने विस्तार से बताया आपके सामने। अब अपन जो शहरों की जीवन शैली किस प्रकार की होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि शहरों में लोग किस प्रकार से रहते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने व्यक्तिगतता। व्यक्तिगतता क्या होती है, आपके सामने हर व्यक्ति है उसको सामने वाले व्यक्ति, दूसरे वाले व्यक्ति से ज्यादा महत्व नहीं है, वो अपना जीवन खुद जीता है, उसको अपने जीवन से ज्यादा महत्व है, उसको अपने व्यक्तिगत विचारों से, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से ज्यादा मतलब रखते हैं, वो अपने व्यक्तिगत जीवन जीने में ज्यादा महत्व रखते हैं। अगर मैं कंपेरिजन करके बता दूंगा आपको शहरों से, ताकि और क्लियरिटी मिलेगी आपको उसी से। ग्रामीण क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है, आपका अगर आपकी शादी है तो आपका सारा गांव है, मतलब आपका कम से कम परिवार और समाज एकजुट होकर उस कार्य को संपन्न करता है। वही चीज अगर गांव में कोई व्यक्ति की शादी होती है, खुद भाई अपना पैसे का व्यवस्था करेंगे, खुद आपके सामने सारा आयोजन करेंगे, छोटा सा प्रोग्राम होता है, रिसेप्शन कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है। अपने गांव में शादी होती है, पूरा 10-15 दिन का प्रोग्राम चलता है, पूरा समुदाय जुड़ता है, पूरा समाज, परिवार, रिश्तेदार सब जुड़ते हैं। शहरों में इतना ज्यादा इन सब चीजों का महत्व नहीं है, व्यक्तिगतता देखने को मिलती है। कोई व्यक्ति है, किसी के जीवन में दुख आ गया, हम सभी लोग उसके कम से कम 10 दिन, 7 दिन या 12 दिन जो वहां पर बैठते हैं, उनके साथ उनके जो सुख दुख को बांटने का काम करते हैं। क्या शहरी क्षेत्र में नहीं, एक की बैठक होती है, उसके अलावा थोड़ी सी दिन की औपचारिकता देखने को मिलती है, इतना ज्यादा महत्व नहीं देखने को मिलता है लोगों का। गांव में चाहे आप कहीं पर मजदूरी करने भी जाते हो तो घर परिवार जैसा रिश्ता बनता है आपके सामने। शहरों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप जुड़े हुए रहते हो लोगों से, लेकिन व्यक्तिगत काम के लिए। आपका काम जिस दिन निपुण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, आपका वो रिश्ता भी वहीं पर खत्म हो जाता है। समझ में आ गया, तो इसको व्यक्तिगतता के नाम से जाना जाता है, व्यक्तिगत मतों के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। शहरी क्षेत्र में क्या देखने को मिलती है, हर व्यक्ति है वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण से, चाहे आपके सामने जो राजनीतिक दृष्टिकोण से, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से, चाहे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से। चाहे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के लिए सभी लोग क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, जो प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की भावना रहती है कि भाई इसी व्यापार में इतना अच्छा कर रहा है तो मैं भी कैसे अच्छा करूं, मैं और बेहतर कैसे करूं। तर्कवाद व सामाजिक गतिशीलता की प्रवृत्ति होती है, मतलब तर्क देने का भी काम करते हैं भाई, कि
उनको कोई बातें करोगे तो वो परंपराओं की कम बातें करेंगे, सामाजिक रीति रिवाजों की कम बात करेंगे। तर्क तर्क हो गया जिसमें विज्ञान की बात हो गई, जहां पर कुछ आपके सामने देखने को मिलता है, जो सामाजिक गतिविधियों की बात हो गई, इन सब चीजें ज्यादातर देखने को मिलती हैं। वो तार्किक भावनाओं से, वैज्ञानिक चीजों से ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं। संक्षेप में बात करें आपके सामने, नगरीकरण एक संचार की ऐसा परिवर्तन है जहां पे नगरीयता, संस्कृति और व्यवहारगत परिवर्तन दर्शाते हैं। नगरीकरण कैसा है? नगरीकरण एक संरचनात्मक परिवर्तन है, एक पूरा स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिलता है, जहां पे नगरीय संस्कृति और व्यवहारगत परिवर्तन को दिखाती है। अगर आप ग्रामीण परिवेश से शहरी परिवेश में जाते हो तो दोनों के व्यवहार में, लोगों के व्यवहार में, लोगों के आचरण में, लोगों के कार्य करने में, संस्कृति में, व्यवहार में, हर चीज में परिवर्तन देखने को मिलता है। दोनों ही मिलकर आपके सामने शहरी समाज को विकसित और प्रभावित करते हैं। तो संस्कृति और व्यवहारगत दोनों ही परिवर्तन रहते हैं और दोनों ही चीजों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो ये था आपके सामने नगरीय समाज से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।